Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about development of education during British rule. ब्रिटिश रूल से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें देखेंगे. प्री कॉलोनियल एरा में एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसा था वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट के बीच में क्या कंट्रोवर्सी थी ब्रिटिश रूल के समय और कौन सा एजुकेशन सिस्टम फिर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया. देन अलग अलग जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उन पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है. वुड्स डिस्पैच 1854 में आया. देन हंटर कमीशन की रिपोर्ट 1884 में आई. 1882 में ये कमीशन गठन किया गया था इसका. देन 1884 में इसने अपनी रिपोर्ट दी. 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया. देन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी इन 1913. देन सेडलर कमीशन फ्रॉम 1917 टू 19. देन डायरकी का रूल रहा जब ब्रिटिश और इंडियन जो थे दोनों मिलके रूल कर रहे थे. दैट मीन्स कि इंडियन मिनिस्टर्स जो इलेक्ट किए जा रहे थे वो भी थे और साथ के साथ जो प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर्स थे. प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम लगाया गया था जिसमें मिनिस्टर्स प्लस गवर्नर के अंडर में जो ऑफिशियल्स थे वो एक तरह से रूल कर रहे थे, तो उसको डायरकी सिस्टम बोला जाता है इस समय में. 1921 से 1937 का पीरियड रहा और इस समय एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुई. देन 1929 में जब डायरकी सिस्टम ही चल रहा था उस समय हार्टोग कमीशन भी इसने अपनी रिपोर्ट दी थी. देन वार्धा स्कीम 1937 में बनाई गई. देन सार्जेंट प्लान 1944. तो ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर. स्टार्ट करते हैं कि प्री कॉलोनियल एरा में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम था, उसको देख लेते हैं. प्री कॉलोनियल एरा में इंडिया में मुगल रूलर्स थे और उससे पहले एक मेजर पार्ट पे इंडिया के सुल्तान्स ने रूल किया था. ये जो मुस्लिम रूलर्स थे उस समय, जो कि पहले सुल्तान हो गए देन उसके बाद मुगल्स हो गए, इनका मेजर फोकस सिर्फ अर्बन एरियाज में एजुकेशन पे था और इसके लिए इन्होंने काफ़ी नंबर्स में लाइब्रेरी और लिटरेरी सोसाइटीज भी बनाई. और प्राइमरी स्कूल में अगर देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए इन्होंने मकतब्स को फाउंड किया. मकतब्स में रीडिंग, राइटिंग और बेसिक इस्लामिक प्रेयर्स की लर्निंग कराई जाती थी. तो ये मकतब्स में हो गया. देन सेकेंडरी जो स्कूल थे देवर नोन एज मदरसास. मदरसास में थोड़ा एडवांस लैंग्वेज स्किल्स प्रोवाइड की जाती थी और मेजर इनमें जो फोकस था वो था अरबिक और पर्शियन में. पर्शियन मेजरली किस लिए यूज होती थी, ये ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होती थी. और अरबिक एक तो ये होगी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थी. देन दूसरा ऑफिशियल पॉइंट ऑफ जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए भी अरबिक इंपॉर्टेंट थी. इसीलिए मदरसास में एजुकेशन इस तरह से सिस्टम बनाया गया था कि यहाँ पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे दे वर ट्रेंड फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. तो इस तरह का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था मदरसास में एजुकेशन का. देन अगर हिंदू एजुकेशन सिस्टम देख लें प्री कॉलोनियल एरा में, तो मेजरली एजुकेशन पाठशाला में प्रोवाइड की जाती थी. यूजुअली टेम्पल के अंदर रन की जाती थी ये पाठशाला. सेल्फ डायरेक्टेड थी, सेल्फ कंट्रोल्ड थी और काफ़ी हद तक ये इंस्टीट्यूशंस डिसेंट्रलाइज थे. अब यहाँ पे अगर स्टेट की देख लें तो जो हमने बोला कि अर्बन एजुकेशन के ऊपर ही ज़्यादा इनका फोकस था. दैट मीन्स अर्बन एरियाज में ही मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे और इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी कि मास्टर्स को एजुकेट किया जाए. तो जो लोगों को ये एजुकेशन प्रोवाइड भी करना चाहते थे या कोशिश की जा रही थी एजुकेशन की, वो मेजरली इसलिए की जा रही थी कि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कुछ लोगों को तैयार किया जाए. और इसीलिए जो पुअर स्ट्रेटा के जो पॉपुलेशन थी वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही थी. ये कॉलोनियल रूल से पहले का एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का. देन उसके बाद देखते हैं कि जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आ गई तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में किस तरह की एजुकेशन पॉलिसीज लाई. सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट का दबदबा रहा. ओरिएंटलिस्ट काफ़ी इंटरेस्टेड थे इंडियन कल्चर के अंदर और इंडियन लिटरेचर में. इन्होंने इसीलिए इनका जो मेन फोकस था ये थी संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस और इसी के थ्रू ये चाहते थे कि इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. और इंडियंस को जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए उसमें भी मेजर जो प्रभुत्व है वो इंडियन एजुकेशन जो पहले से चली आ रही है उसी के बेसिस पे नया एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, ये ओरिएंटलिस्ट का कहना था. तो स्टार्टिंग का अगर देख लें, कंपनी का भी जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो तरीका था वो इसी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की गई कि कुछ इंडियंस को तैयार किया जाए
गवर्नमेंट सर्विस के लिए ब्रिटिश कंपनी के अंदर। तो ब्रिटिश कंपनी में इनको सर्व करने का मौका मिलेगा, तो ब्रिटिशर्स को भी इंडियन जो कल्चर है उसको जानने में हेल्प मिलेगी। और संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस जानना बहुत जरूरी था, बिकॉज दीज वर दी लैंग्वेजेस विच वर यूज फॉर जुडिशियल पर्पस। तो इसीलिए इनको उन इंडियंस की रिक्वायरमेंट थी जो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस को जानते थे। और इंडियन रूलर्स, क्योंकि मेजरली ये संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज में ही कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, इसीलिए इंडियन रूलर्स के लिए कॉन्टैक्ट अगर बनाना है इनके साथ, तो भी इनको उस तरह के इंडियंस चाहिए जो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज जानते हो। इसीलिए ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम हो दैट शुड बी थ्रू संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज। सो इसी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा बनाया, 1781 में इसका गठन किया गया था। देन जॉनथन डंकन के एफर्ट्स से बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में एस्टैब्लिश किया गया। देन वेलेस्ली ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कलकत्ता में फाउंड किया। लेकिन इंडियंस में से ही वॉइसेस शुरू हो गई, जैसे कि राजा राममोहन रॉय हो गए और बाकी जो थोड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग वाले जो लीडर्स थे उस समय, तो उनका कहना था कि इंडियंस को मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाए थ्रू इंग्लिश। तो इंग्लिश या फिर वेस्टर्न एजुकेशन जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के की तरफ चल रही है, उसी तरह की एजुकेशन इंडिया में भी लाई जाए, जिससे कि इंडिया का जो बैकवर्डनेस है वो खत्म किया जाएगा। और इन्होंने ओरिएंटल कॉलेजेस जो बनाए जा रहे थे, जिनको एस्टैब्लिश किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो वो चाहते थे कि जो भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम बने वो जो है वेस्टर्न एजुकेशन को ही प्रमोट करे। सो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इसी तरह का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू एंजेलिसिस्ट का भी था, जिनको ऑक्सीडेंटलिस्ट भी बोला जाता है। इन्होंने भी ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम को फेवर किया जिसमें मॉडर्न साइंसेस और वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। चार्टर एक्ट 1813 ये पहला एफर्ट माना जाता है, जब चार्टर एक्ट के थ्रू एक 1 लाख रुपीस पर एनम का जो एक अमाउंट था वो अलॉट कर दिया गया इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट के बीच में लगातार कंट्रोवर्सी चलती रही, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था इंडिया के अंदर वो डिफरेंट था। और दोनों ग्रुप के ही मेंबर जनरल कमिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन में थे और काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे ये ग्रुप। लॉर्ड मैकॉले जो कि एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उस समय, इन्होंने दोनों तरफ के मेंबर्स की बात सुनी, लेकिन लास्ट में लॉर्ड मैकॉले ने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को ही फेवर किया। सो इनका मिनट ऑन एजुकेशन पॉलिसी है 1835 में इन्होंने दिया, और इसमें इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया और जो वेस्टर्न एंड मॉडर्न साइंसेस है उन्हीं को इन्होंने फेवर किया। तो इनका जो मैकॉले कहते हैं कि हम लोग उस तरह की एक क्लास बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर सबऑर्डिनेट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सकें। और इनका कहना है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंग्लिश एजुकेशन से क्या होगा, वी वांट टू ब्रिंग अबाउट अ क्लास ऑफ पर्संस इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। तो हालांकि वो होंगे तो इंडियंस, लेकिन उनका जो विचार है, उनके मोरल्स हैं, उनका इंटेलेक्ट है, दैट वुड बी ऑफ इंग्लिश स्टाइल। तो इस तरह के लोग ये तैयार करना चाहते थे फॉर सबऑर्डिनेट पोजीशन इन कॉलोनियल गवर्नमेंट। मास्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं थी। इन्होंने फेथ दिखाया इन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है कि एक क्लास को अगर हम टीच कर देंगे, अगर उनको मॉडर्न एजुकेशन दे देंगे, तो वो फिर बाद में वर्नैकुलर लैंग्वेजेस और लिटरेचर को भी एनरिच करेंगे और यही लोग बाद में बाकी मासेस तक एजुकेशन को पहुंचाएंगे। सो विलियम बेंटिक ने मैकॉले के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर लिया और रखा कि अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वेस्टर्न लिटरेचर को और साइंसेस को प्रमोट किया जाए इंडिया में थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, और जो भी फंड्स अब प्रोवाइड करे जाएंगे दैट वुड बी फॉर द कॉज ऑफ प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंसेस। तो हम आते हैं वुड्स डिस्पैच 1854 में। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है। तो ये पहली एक तरह की पॉलिसी बनाई गई थी जिसके थ्रू इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया के अंदर प्रमोट किया गया। सो एक 1854 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जिसमें चार्ल्स वुड को चेयरमैन बनाया गया, इसलिए इसको वुड्स डिस्पैच बोला जाता है। और इस तरह से इंडिया के अंदर एजुकेशन को बढ़ाया जाए और उसकी प्रोग्रेस की जाए, उसके बारे में इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी। सो इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी उसमें इंक्लूड करता है, पहला तो कि गवर्नमेंट का एम यही होना चाहिए कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और मीडियम हो इंग्लिश लैंग्वेज का। देन इन्होंने प्राइमरी स्कूल में वर्नैकुलर लैंग्वेज को एडवोकेट किया कि प्राइमरी स्कूल जो कि विलेजेस में खोले जाएंगे उसमें वर्नैकुलर लैंग्वेज का यूज हो, लेकिन हाई स्कूल्स में एंग्लो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हो, दैट मींस इंग्लिश
और लोकल लैंग्वेजेस दोनों का यूज किया जाए। और कॉलेजेस में इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ही एडवोकेट किया। देन प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्प कर सकें। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोविंसेस में बनाए गए थे, वो एनुअल रिपोर्ट देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटीज बनाने की बात की गई और ये यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो लंदन यूनिवर्सिटी को एज मॉडल यूज करेंगी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। देन टेक्निकल स्कूल्स और कॉलेजेस जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बनाए जाए, उनके ऊपर भी एम्फोसाइज किया गया। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाने की भी बात की गई ताकि टीचिंग की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। सो इनकी ऑलमोस्ट सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया और इसके बाद इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्नाइजेशन रैपिडली बढ़ा। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई इन 1857, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज पहले टीचिंग पर्पस के लिए नहीं थी, सिर्फ एग्जामिनिंग पर्पस के लिए थी। दैट मीन्स कि एग्जाम जो लिया जाता था और उसके बाद जो पेपर चेकिंग होती थी वही इनका मेन पर्पस था। तो यहाँ पे टीचिंग नहीं कराई जाती थी। स्टूडेंट्स जनरली या तो प्राइवेटली जो है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर जाके पढ़ते थे या फिर किसी प्राइवेट ट्यूटर के अंडर में पढ़ते थे। सो टीचिंग यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। देन हम आते हैं हंटर एजुकेशन कमीशन जो कि 1882 से 1884 तक रहा। 1882 में इसको अपॉइंट किया गया कि वुड्स डिस्पैच की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखा जाए और एजुकेशन सिस्टम में और क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सके, उसके ऊपर हंटर एजुकेशन कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन देनी थी। सो 1884 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए और इंप्रूव करने की बात की। अब प्राइमरी एजुकेशन में जो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड्स की। ये बोर्ड्स एजुकेशन सेस लगा सकते थे लोकल लेवल पे ताकि ये प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। देन सेकेंडरी एजुकेशन में भी बात की कि इसको दो पार्ट्स में बांट दिया जाए। पहला तो लिटरेरी एजुकेशन जो कि एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और दूसरी हो गई वोकेशनल एजुकेशन। तो लिटरेरी एजुकेशन का मेन फोकस होगा कि यहाँ पे एजुकेशन लेके स्टूडेंट्स विल गो टू द यूनिवर्सिटी, और वोकेशनल एजुकेशन का होगा कि किसी ना किसी वोकेशन के अंदर वो ट्रेन हो जाएगा एंड दैट स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर दैट वोकेशन। देन प्राइवेट एंटरप्राइजेस के रोल को बढ़ाने की बात की गई और बोला कि ज्यादा से ज्यादा ग्रांट इन एड इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड किया जाए ताकि फील्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हो। फीमेल एजुकेशन की भी बात की गई कि इसको स्प्रेड किया जाए आउटसाइड द प्रेसिडेंसीज टाउन्स एज वेल। तो अभी तक बोला जाता था कि प्रेसिडेंसी टाउन्स में ही फीमेल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी और बाकी जगह पे ये नेग्लेक्ट हो रही थी, इसीलिए प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर भी इसको बढ़ाने की बात की गई। अब ये 1884 में जो ये रिकमेंडेशंस दी गई थी उससे एजुकेशन सिस्टम पे काफी इम्पैक्ट पड़ा और इंडियन फिलेंथ्रोपिस्ट ने आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन किया क्योंकि इन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी काफी प्रमोट किया था। ये रिकमेंडेशंस में इसको इंक्लूड किया गया था। सो फिलेंथ्रोपिस्ट ने काफी हेल्प की कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में मेजरली सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन थी, उसके अंदर इनका काफी बड़ा रोल रहा एक्सपैंड करने के लिए। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया। देन 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया। अब ये जो जल्दी से इंडिया के अंदर एक्सपेंशन होने लग गया सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन का, उसकी वजह से काफी पॉलिटिकल अवेयरनेस भी यूथ के अंदर आने लग गई और नेशनल मूवमेंट की बातें शुरू हो गई। सो एक ऑफिशियल व्यू था कि एजुकेशन बढ़ने की वजह से मेजरली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से इनडिसिप्लिन बढ़ रहा है कॉलेजेस के अंदर में और ये फैक्ट्रीज बन गई हैं पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज के लिए। इसीलिए ऑफिशियल कंट्रोल को बढ़ाने की बात की गई, जो कि इसके बाद एक एक्ट आया यूनिवर्सिटी एक्ट, उसके थ्रू ऑफिशियल कंट्रोल बढ़ाया गया। सो ये वही वाला फेज है जब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म जो था पॉलिटिकल मूवमेंट में वो बढ़ना शुरू हो गया था। इसी दौरान इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 लाया गया। तो सर थॉमस रॉले के अंडर में एक कमीशन बनाया गया 1902 में, जो कि जिसका मेन पर्पस था कि यूनिवर्सिटीज की वर्किंग को देखा जाए और उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट लाई जाए। लेकिन जो इसमें हिडन जो एक मोटिव था वो था कि ऑफिशियल कंट्रोल किस तरह से यूनिवर्सिटीज के ऊपर या बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे बढ़ाया जाए, वो चाहते थे कि कर्जन कैसे करना है। सो इसका पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज जो इस समय बढ़ रही थी उसको काउंटर करने की इसमें कोशिश की गई। सो 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ये कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से पास कर दिया गया।
और यूनिवर्सिटीज को अब एग्जामिनेशन के साथ साथ टीचिंग के भी राइट्स मिल गए, तो वो टीचिंग भी अब करा सकते थे अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। तो अब ये पहली बार हुआ था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज टीचिंग इंस्टीट्यूशंस बन गए थे। देन जितने भी कॉलेजेस एफिलिएटेड थे इन यूनिवर्सिटीज के साथ, उनके ऊपर कंट्रोल बढ़ाने के लिए पीरियोडिक इंस्पेक्शंस मैंडेटरी कर दी गई और एफिलिएशन की कंडीशंस भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। तो इसका मेजर दोनों जो पर्पस क्या था इन दोनों चीजों का, कि कॉलेजेस के ऊपर कंट्रोल यूनिवर्सिटी का और इनडायरेक्टली ऑफिशियल्स का कंट्रोल बढ़ा दिया जाए। और यूनिवर्सिटीज में भी जो फेलोज को नॉमिनेट किया जाता था, अब वो नॉमिनेशन गवर्नमेंट करती थी। अब मैक्सिमम जो फेलोज थे वो गवर्नमेंट के ही नॉमिनेशन से यूनिवर्सिटीज में आएंगे, ये प्रपोजल इसमें रखा गया। देन गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया कि सेनेट जो है यूनिवर्सिटी की, वो कोई भी रेगुलेशन अगर पास करती है तो गवर्नमेंट उसको वीटो कर सकती है। अब ये जो कंट्रोल गवर्नमेंट का बढ़ाया गया था, दैट वाज अपोज्ड बाय द नेशनलिस्ट। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बिल को, इस एक्ट को एक रेट्रोग्रेड मेजर बोला था। देन हम आते हैं 1913 की गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी पे। बड़ौदा का स्टेट था, एक प्रिंसली स्टेट था, इन्होंने 1906 में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया अपनी पूरी टेरिटरी के अंदर। तो इसी बेसिस पे गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल्स लाए 1910 एंड देन 1911 में कि पूरे इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर दिया जाए। लेकिन ये दोनों बिल्स रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसको रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी बोला जाता है, 1913 में पास हुआ था। और इसमें पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली गई कि रिमूवल ऑफ इलिटरेसी वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा मेजर्स लिए जाएं ताकि पुअरर और जो बैकवर्ड सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए और इसके लिए प्राइवेट एफर्ट्स को भी एनकरेज किया जाए। और हर प्रोविंस के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए और सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जाए। देन सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 19। सो 1917 में गवर्नमेंट ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया। अब ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी M.E. सेडलर के अंडर में था, इसीलिए इसको सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बोला जाता है। हालांकि ये जो कमीशन था, इसका मेन पर्पस था कैलकाटा यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग को देखना और उसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस देना। लेकिन जो इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशंस दी थी, वो बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी मोटे तौर पर अप्लाई होती थी। सो इनकी रिकमेंडेशंस देख लेते हैं क्या क्या थी। पहली रिकमेंडेशन हो गई कि स्कूल के अंदर 12 ईयर कोर्स कराया जाए बिफोर एंटरिंग इनटू द यूनिवर्सिटी और या फिर कॉलेजेस। सो इंटरमीडिएट कॉलेजेस बनाने की बात की गई। सो क्लास 10th के बाद 2 साल इंटरमीडिएट कॉलेजेस को जो है वहां पे स्टडी करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है। और इंटरमीडिएट के बाद डिग्री कोर्स 3 इयर्स का इसको प्रोवाइड किया गया। देन वुमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल बोर्ड फॉर वुमेन एजुकेशन और कोलकाता यूनिवर्सिटी, इसका प्रपोजल भी रखा गया। देन ढाका में टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाने की रिकमेंडेशन दी गई। देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कैलकाटा और ढाका दोनों के अंदर में सेटअप करने की भी बात की गई। देन साइंस और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज को भी इन यूनिवर्सिटीज के अंदर बनाने की शुरू करने की बात की गई। इसके बाद 1916 से लेकर 1921 के बीच में 7 नई यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर बनाई गई। उसमें हो गए मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ एंड उस्मानिया। ठीक है, अब हम आते हैं डायरकी के अंडर में एजुकेशन सिस्टम कैसा था 1921 से 1937 के बीच में। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोला जाता है, इसके थ्रू जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट था दैट वाज ट्रांसफर टू पॉपुलर मिनिस्ट्री। और लेकिन फाइनेंस जो था दैट वाज अ रिजर्व सब्जेक्ट, तो ये गवर्नर के अंडर में था। इसमें पॉपुलर मिनिस्ट्री का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ही फंड्स प्रोवाइड करती थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर इसमें एजुकेशन फंडिंग कम कर देगी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा एजुकेशन को प्रोग्रेस प्रोवाइड करने में, एजुकेशन के डेवलपमेंट में। सो ये प्रोविंशियल लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो ये फंड्स लैक होने की वजह से ही एजुकेशन को एक्सपैंड करने में और डेवलप करने में काफी डिफिकल्टीज आई। लेकिन फिर भी इस समय काफी ज्यादा एजुकेशन में डेवलपमेंट हुई। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास किए गए, पहले बॉम्बे में 1923 में, देन असम और यूपी में 1926 में और बंगाल में 1930। तो प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी
और फ्री कर दिया गया इन एक्ट के थ्रू। अब देखें अगर डेटा तो 1937 तक, 1921 से लेके 37 के बीच में जो प्रोग्रेस हुई एजुकेशन में, उसमें प्राइमरी एजुकेशन को क्योंकि कंपलसरी किया गया था, 167 अर्बन एरियाज थे जहां पे ये एजुकेशन कंपलसरी हो गई थी एंड 3034 रूरल एरियाज थे जहां पे एजुकेशन प्राइमरी की कंपलसरी कर दी गई थी। सेकेंडरी एजुकेशन में अगर देखें तो उसमें भी काफी इंक्रीज हुआ स्टूडेंट्स और टीचर्स के नंबर में, और टीचर्स ट्रेनिंग में भी काफी इंप्रूवमेंट लाई गई। देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया गया एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में इंडियन लैंग्वेजेस तो लाई गई, लेकिन जो कॉलेजिएट लेवल था या यूनिवर्सिटी का जो लेवल था, वहां पे मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंग्लिश था, इसीलिए काफी डिफिकल्टी हुई सेकेंडरी लेवल पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को यूज करने के लिए। इसी बीच में हार्टोग कमिटी 1929 ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसने बोला कि एकदम से जो एक्सपेंशन हुआ है एजुकेशन का, उसकी वजह से क्वालिटी काफी डिटीरियोरेट हो गई है एजुकेशन की। इसीलिए इन्होंने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन को इतने हैस्टली एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जो बहुत ज्यादा एडमिशंस हो रहे हैं उसकी वजह से यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो भी धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने शुरू हो चुका है। और इन्होंने बोला कि मिडिल स्टेज के बाद स्टूडेंट्स को अलग अलग कोर्सेस में डाइवर्ट कर देना चाहिए। जो ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भेजना चाहिए, बाकी स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल और कमर्शियल करियर्स शुरू करवा देने चाहिए या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में भेज देना चाहिए। देन वारधा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने हरिजन के अंदर लगातार काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश किए 1937 में। देन उसके बाद ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई वारधा में महात्मा गांधी की प्रेसिडेंटशिप में। तो ये जो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स थे, इन्हीं के बेसिस पे ये नए एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पे बात शुरू हुई, बेसिक एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें कि पहली बात तो प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपलसरी की जाएगी। इसके रेजोल्यूशन पास हुए। देन मदर टंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए। देन एजुकेशन क्राफ्ट ओरिएंटेड और वोकेशनल जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए अपॉइंट किया गया, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने सारे प्रोविंसेस से रेजिग्नेशन दे दिया, तो इसके बाद ये जो स्कीम है पोस्टपोन कर दी गई। देन हम आते हैं सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 पे। सो 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सर जॉन सार्जेंट के अंडर में एक नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर्मुलेट की, और इस प्लान के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए चिल्ड्रन को बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 11 ईयर्स, और हाई स्कूल को भी दो पार्ट्स में बांटा जाए, एकेडमिक एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल। और इंटरमीडिएट कोर्सेज को इन्होंने एबोलिश करने की रिकमेंडेशन दी, और हाई स्कूल में 1 साल ऐड कर दिया जाए और देन डिग्री में 1 साल ऐड करने की इसमें बात की गई। तो ये सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन था 1944। हालांकि इस पर भी कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, बिकॉज उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियन मिनिस्ट्रीज यहाँ पे शुरू हो गया था। सो विद इन 3 years इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, एंड देन राधाकृष्णन कमेटी ने ही उसके बाद अपनी राधाकृष्णन कमीशन ने ही अपनी रिकमेंडेशन दी, और उसी के बेसिस पे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी आगे बनी। सो वो इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन पे इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।